दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एडुनाथन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, लुसेंट से ऐसे सवालों का संग्रह लेकर उपस्थित हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला सवाल है, ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। दोस्तों, ए नेशन इन मेकिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखते हैं, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? अक्सर आपको परीक्षाओं में यह सवाल नजर आता है। उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, आप एग्जाम देने से पहले मेरे लुसेंट का जो निचोड़ का वीडियो है उसको जरूर देखें। अगला सवाल है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला सवाल देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? उत्तर होगा 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, 1852 ईस्वी में किसके द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1952 में इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? उत्तर होगा सर जॉन सोर के द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर के द्वारा अपनाई गई थी। अगला सवाल देखते हैं, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और एग्ज़ाम देने से पहले निचोड़ टाइटल से जो वीडियो उपलब्ध होगा उसको ज़रूर देखें। उससे आपके एग्ज़ाम में सवाल लड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला सवाल देखते हैं, नील दर्पण नामक नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मित्र की रचना है। अगला सवाल देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? उत्तर होगा देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला सवाल देखते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। दोस्तों, इस सवाल को अनेक बार पूछा गया है। 2008 में आईएएस में भी सवाल को पूछा गया, रेलवे में कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता था? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री एटली ने कब भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की? उत्तर होगा 15 मार्च 1946 को। दोस्त, एटली ने 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। अगला सवाल, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा मूलाशंकर। दयानंद सरस्वती को बचपन में मूलाशंकर के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा
की गई थी? उत्तर होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर आपको परीक्षा में दिखेगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? उत्तर होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्तों 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी को प्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था? उत्तर होगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। याद रखिएगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसका आयोजन गांव में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा आचार्य जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला सवाल है रफ्त गुफ्तार के संपादक कौन थे? उत्तर होगा दादा भाई नेहरू जी। रफ्त गुफ्तार के संपादक दादा भाई नेहरू जी थे। अगला सवाल देखते हैं। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? दोस्तों उत्तर होगा मैकियावेली। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार मैकियावेली है। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। उत्तर होगा 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। यूरोप के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा तुर्की को। यूरोप के मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? उत्तर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। दोस्तों इस सवाल को बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला सवाल देखते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? उत्तर होगा शुक्र को। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए 2025 में अपने मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई है। अगला सवाल देखते हैं। फोबोस और दिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? उत्तर होगा मंगल ग्रह का। फोबोस और दिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तर होगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा अन्नामलाई के पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिमनद से। सानोख्याबाब हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम है। अगला सवाल देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर होगा गोसाई माथा चोटी के उत्तर में। गोसाई माथा चोटी के उत्तर में। अगला सवाल है। भारत की जलवायु कैसी है? याद रखिएगा इस सवाल को अक्सर पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला सवाल देखते हैं। धुआंधार
जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा कावेरी नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर होगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर होगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। अगला सवाल है, मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर होगा गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। अगला सवाल देखते हैं, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा असम में। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा कावरत्ती पे। अगला सवाल देखते हैं, भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? उत्तर होगा अहमदाबाद को। रेलवे के एग्जाम में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? दोस्तों उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझें। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? सवाल एक बार और सुन लीजिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? उत्तर होगा 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अर्थात जब राष्ट्रपति का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम 50 सदस्य के द्वारा इसका प्रस्ताव करना होता है और 50 सदस्य के द्वारा इसका अनुमोदन करना होता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अगला सवाल देखते हैं, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? उत्तर होगा बीबी गिरी के समय। दोस्तों बीबी गिरी के समय दूसरे चक्र के मतगणना करनी पड़ी थी। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर होगा 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला सवाल देखते हैं, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दोस्तों एक बार भारतीय संविधान के किसी बुक से आप इस चीज़ को देख ले कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश
किस किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखते हैं, माओरी कहाँ की जनजाति है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड की। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला सवाल देखते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा जीरोफाइट। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहा जाता है। अगला सवाल है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति कौन है? उत्तर होगा हेलोफाइट। अगला सवाल देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है? उत्तर होगा पमीर के पठार को। संसार की छत पमीर के पठार को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर होगा B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के रचयिता B.S. मिन्हास है। अगला सवाल है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जलयानों में सही समय का पता किस उपकरण से चलता है? उत्तर होगा क्रोनोमीटर से। जलयानों में सही समय का पता क्रोनोमीटर से चलता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं, लेजर की खोज किसने की थी? उत्तर होगा थियोडर मेमन ने। अगला सवाल देखते हैं, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? उत्तर होगा पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? उत्तर होगा ऑक्सीजन। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत 46.6 है। याद रखिएगा 46.6 और लगभग 47% पृथ्वी में पर ऑक्सीजन पाया जाता है तत्वों में। अगला सवाल देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर होगा प्लाज्मा। पदार्थ की 24वीं अवस्था प्लाज्मा होती है। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा लेवाइसियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा जे थॉमसन ने। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला सवाल देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा चैडविक। चैडविक ने की थी। दोस्तों, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश PCS हो, IAS हो, बिहार PCS हो, सब में पूछा जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा कोबाल्ट 60। उत्तर प्रदेश के एग्जामों में इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। अगला सवाल देखते हैं, ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा फास्फोरस 32 का। याद रखिएगा ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा एंडरसन के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, दूध का pH मान कितना होता है? उत्तर होगा 6। दूध का pH मान 6 होता है। अगला सवाल देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है?
उत्तर होगा अल्मुनियम का। बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975 को। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 10 अगस्त 1948 को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कोलकाता में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर है? उत्तर होगा 290 किलोमीटर। रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस नामक मिसाइल बनाया है। दोस्तों अब इसकी जो मारक क्षमता है उसका विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, टेलीविज़न की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न की खोज की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, मोबाइल फ़ोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा मार्टिन कूपर के द्वारा। मोबाइल फ़ोन की खोज मार्टिन कूपर के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? उत्तर होगा बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? उत्तर होगा त्रिगबेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगबेली था। कभी कभी परीक्षाओं में इनका संबंधित देश का नाम पूछ लिया जाता है कि किस देश के रहने वाले थे। दोस्तों त्रिगबेली नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर होगा मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था, जो रूस का रहने वाला था। अगला सवाल है, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? उत्तर होगा नीदरलैंड। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश नीदरलैंड है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? उत्तर होगा सिंगापुर। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर होगा रोंगुस्की। रोंगुस्की बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो उज्बेकिस्तान में है। अगला सवाल देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, मलेशिया के संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा। उत्तर होगा दीवान निगारा। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा है। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव का हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? उत्तर होगा डैग हैमरशोल्ड का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। वे स्वीडन के रहने वाले थे। अगला सवाल देखते हैं, जापान के संसद का क्या नाम है? उत्तर होगा डाइट। जापान के संसद का नाम डाइट है। और अगला सवाल इसमें एक और है,
मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? उत्तर होगा इजराइल की। दोस्तों, मोसाद को दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी का तमगा मिला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अगला सवाल देखते हैं, आसियान के कितने सदस्य हैं? उत्तर होगा 10। आसियान के 10 सदस्य हैं और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा मनीला में। एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। तो याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी। यह हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1949 में। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला सवाल देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर को। किसान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 23 मार्च को। बिहार दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।